पुष्पा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है, आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है, तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी, हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है, माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था, लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बना कर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है, शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है,
तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी, तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए। क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है। किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ। यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारे घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। कई साल पहले एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो कई सालों तक काम करता था, मगर बढ़ती उम्र के साथ वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और उसने ये काम छोड़ दिया। इस बढ़ई का एक बेटा था, रामू, जो राधे नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा दोस्त था। बढ़ई कहता है, रामू, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं ये काम और नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही ये सब कुछ करना होगा। तो रामू कहता है, पर बापू, मैं ये अकेला कैसे कर सकता हूँ? बढ़ई कहता है, मुझे नहीं पता, अब तुम्हें ही घर चलाना होगा। रामू कहता है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं राधे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने जाकर राधे से ये बात बता दी। राधे, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों को मिलकर कुछ व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए।
हाँ हाँ, बात तो तुमने बहुत बढ़िया ही कही है। हम दोनों को भी 2 पैसे मिलते रहेंगे। भाई राधे, कई दिनों से बापू ने काम बंद कर दिया है, तो घर में पैसों की किल्लत आ गई है। तुम थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर देते तो हम लकड़ियाँ खरीद सकते थे। भाई रामू, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं, काम शुरू करने के लिए हमें जो लकड़ियाँ चाहिए वो हम खुद ही जंगल से लेकर आ जाते हैं। वाह भाई राधे, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा कहकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। बढ़ई का काम करने के लिए उन्हें सीधे तने की लकड़ी ही चाहिए थी। दोनों सीधे कोने की लकड़ी की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते चले गए। रामू, जरा इस पेड़ को देखो, ये बिल्कुल सीधा तने वाला पेड़ है। हाँ हाँ, सही कहा। चलो हम इसे काट देते हैं। राधे अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाने ही वाला था कि अचानक रामू ने कुछ ऐसा देखा कि वो सोच में पड़ गया और उसने राधे को रोक लिया। रुको राधे, ऊपर देखो। इस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बनाकर रखे हैं। अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो ये सब पक्षी बेघर हो जाएंगे। अरे हाँ, अब क्या करेंगे हम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों वहां से जाने लगे। तब दोनों को एक आवाज सुनाई पड़ी। रुक जाओ। राधे, किसी ने हमें पुकारा। पता नहीं भाई, मुझे तो पेड़ से आवाज सुनाई दी, मगर पेड़ भला कैसे बोलेगा। मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। पेड़ की आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। पेड़ कहता है, डरो मत, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अभी जो तुमने मेरे पक्षियों के घरों को बचाया है, ये देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों गरीब हो मगर नेक दिल भी हो, और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर पेड़ ने दोनों को लकड़ी के बने जादुई तख्त दिए और कहा, ये तख्त तुम्हें एक बहुत विशाल खजाने की ओर ले जाएंगे। वहाँ ढेर सारा धन है, तुम्हें जो भी चाहिए वो वहीं से ले लेना। पर हाँ, याद रखना, ये तख्त ज्यादा वजन नहीं सह पाएगा। दोनों ने पेड़ की बात सुनी और समझ ली, और फिर बड़ी उम्मीद के साथ अपने अपने तख्तों पर वो बैठ गए। जैसे ही दोनों तख्त पर बैठे, तख्त उड़ने लगा। रामू और राधे हैरानी से यहाँ वहां देखने लगे। तब अचानक दोनों की नजर एक छोटी सी गाय पर पड़ी जो पानी में डूब रही थी। भाई राधे, ये नन्ही सी गाय पानी में डूब रही है, क्यों ना हम इसे बचा लें? बिल्कुल सही, चलो मैं इसे अपने तख्त पर बिठा देता हूँ। ऐसा कहकर राधे ने गाय को बचा लिया और अपने तख्त पर जगह दे दी। थोड़ा आगे जाने पर राधे ने देखा कि एक छोटा कुत्ता भी डूब रहा है। अरे, ये तो बेचारा मर जाएगा, मैं इसे बचा लेता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने कुत्ते को बचाने के लिए अपने तख्त पर जगह दे दी। दोनों ने सोचा कि नदी पार करते ही हम इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। पर जैसे ही दोनों ने नदी पार की, उन्होंने देखा कि वहां कई सारे जंगली जानवर हैं जो इन दोनों को खा जाते। राधे, अब इस गाय और कुत्ते का क्या करें? अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये जानवर इन्हें खा जाएंगे, तो हम इन्हें अपने ही साथ रखते हैं। बिल्कुल सही। तख्त उड़ते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच गए और वहां दोनों ने देखा कि ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के थे। चलो, मैं इन सिक्कों को अपनी झोली में भर देता हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। ठीक है। दोनों ने अपने अपने झोलों में सिक्के भर लिए, पर जैसे ही दोनों वापस आने लगे, उनके तख्त गिर पड़े। अरे, हमारे तख्त ज्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं। अरे हाँ, अब क्या करें? भाई, हमने पानी से तो कुत्तों को निकाल ही लिया ना, तो ऐसा करके हमने एक बार इसकी जान बचा ली है।
अब दूसरी बार नहीं भी बचाई तो क्या? ऐसा कहकर रामू ने उस कुत्ते को वहीं छोड़ दिया। रामू की बात तो सही है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़े से सिक्के उठा लेता हूँ, फिर इन सिक्कों से लकड़ियाँ खरीदकर फर्नीचर बनाऊंगा। ऐसे में कमाई भी होती रहेगी और गाय की जान भी बच जाएगी। ऐसा सोचकर राधे ने कुछ सिक्के अपने जेब में भर दिए और गाय को अपने साथ लेकर वापस लौटा। दोनों पेड़ के पास वापस आ गए। तब ये क्या, मेरे सिक्के सारे पत्थर हो गए हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, मैंने कुछ सिक्के उठाए हैं, हम मिलकर इनसे लकड़ियाँ खरीदेंगे। ऐसा कहकर राधे ने अपने झोले में देखा तो ये क्या, उसका झोला सोने के सिक्कों से भर गया था। मेरे साथ अन्याय क्यों किया? रामू, जब तुमने उस नन्हे कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया तो तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया, इसलिए खजाने से तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले। वहीं राधे का दिल सोने का था, जो उसने गाय की जान बचा ली, इसलिए उसके हिस्से में सोना आ गया। रामू ने जब पेड़ की बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस होने लगा और उसे समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। अरे रामू, दिल छोटा मत करो, आखिर हम दोस्त हैं। हम मिलकर इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। पहले लकड़ियाँ खरीदेंगे और फिर बढ़ई का काम शुरू करेंगे। सच राधे? हाँ रामू, हम दोस्त जो हैं। दोनों ने मिलकर बढ़ई का काम शुरू किया और जब भी दोनों के पास पैसे बचते थे वो गरीबों की मदद करते थे, जिससे उनके व्यवसाय में बरकत होने लगी। एक समय की बात है, जनार्दन नगर नामक गांव में 65 साल की एक औरत नीनावती रहती थी। वो अपने 2 बेटे किशोर जी, लाल जी और उसकी 2 बहुएं अंजना और वंदना के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। नीनावती स्वादिष्ट खाना खाने की बहुत ही शौकीन थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और हमेशा अपने आप को सजाने और संवारने का बहुत शौक रखती थी। जब उसके बेटे काम पर चले जाते तो उनकी बहू भी अपने काम में व्यस्त हो जाती। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा इधर आओ। जी माँ, बोलिए। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बड़ी प्यास लगी है। नीनावती बहुत ही आलसी थी। अपने पास में रखा हुआ ग्लास का पानी भी वह उठकर नहीं पी सकती थी। वह हर बार किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती थी। उसकी बहुएं उसका कहना तो मानती थीं, पर उससे काफी परेशान थीं, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। इसलिए जब रसोई में अच्छा पकवान बनने लगता तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रसोई घर में चली जाया करती थी और देखना चाहती थी कि क्या बन रहा है। अरे बहू, सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जब नैनावती की बहुएं खाना बना लेती तो वह इंतजार किया करती थी कि वह कब रसोई घर से बाहर निकले। जैसे ही उसकी बहुएं रसोई घर से बाहर निकलती, वह रसोई घर में घुस जाती और अच्छे पकवान को देखने लगती और अलग से एक बर्तन में निकालकर चुपचाप अपने कमरे में ले जाती थी। और खाने के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थीं और फिर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। पता ही नहीं चलता था कि खाना कैसे कम हो जाता है। उनके पति कहते कि रोज रोज खाना कम पड़ता है और ज्यादा खाना क्यों नहीं बनाते तुम लोग। ऐसा सुनकर नैनावती खुश होती थी, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, किशोर ने बाजार से कुछ मिठाइयाँ खरीदी और घर लेकर आया। वह मिठाइयाँ उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। जैसे ही नैनावती ने मिठाई का डब्बा देखा तो उसके मुंह में तो पानी आ गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाई मैं तुम लोगों को बराबर बराबर बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ आगे करो बच्चों। बच्चों ने दादी की बात मान ली और वैसा किया जैसा दादी ने कहा। फिर नैनावती ने कुछ मिठाइयाँ अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। यही नहीं,
उसका एक और काम था वहां। वह अपनी बहू की साड़ियां भी चुराया करती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पर सूखने के लिए डालती, वह चुपचाप जाती और अपने अलमारी में रख देती। इधर उसकी बहुएं काफी परेशान हो जाती कि ऐसा कौन करता है। उन्हें लगता था कि साड़ियां कोई चुरा ले जाता है। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे नहीं मिल रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पर डाला था, क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि वो पड़ोस की पुष्पा ने ऐसा किया होगा। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। मेरी भी साड़ी नहीं मिल रही है। मुझे तो लगता है ये पुष्पा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी दोनों बहुओं को बहका दिया। वो दोनों अपनी पड़ोसन पुष्पा के पास गईं और लड़ने लगीं। पुष्पा की तो कोई गलती ही नहीं थी। उन्हें लड़ता देखकर नैनावती बहुत खुश हो रही थी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मेरा काम है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही है। नैनावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। एक दिन की बात है, वह अचानक बहुत खुश हो जाती है कि अगले महीने दशहरे का त्योहार आ रहा है और वह चाहती थी कि सब लोग नया कपड़ा खरीदें। हमें कपड़ा खरीदना चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगे? वह हम सबके साथ दशहरा मनाने आ रही हैं। ये सुनकर नैनावती को अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो क्यों आ रही है। आने दो, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है। अगले दिन नैनावती अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपने बेटे और बहुओं को किसी का इंतजार करते देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार किया है कभी ऐसे? हे भगवान। फिर उसके बाद बड़े बेटे की सास पद्मा वहां आती है। उन्हें देखते ही बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते हैं। पद्मा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां। पद्मा ने नैनावती को एक सुंदर सा बॉक्स भेंट किया। नैनावती बॉक्स लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही अपने कमरे में गई, उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। तो वो सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है आज तो। यही सोचकर वह मन ही मन खूब जल रही थी। ये देखो कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। मेरे लिए क्या नहीं बना सकती थी? अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। जैसे ही वह दोनों रसोई से बाहर आती हैं, नैनावती तुरंत रसोई घर में जाती है और पकवान में खूब सारी मिर्ची डाल देती है। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्ची लग रही थी। सब पानी पीते जा रहे थे, मगर नैनावती ने तो खाने को छुआ ही नहीं था। किसी को शक ना हो, इसके लिए वह तीखा लगने का नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी है और पानी पीने लगी। मगर पद्मा को शक हो गया। पद्मा की माँ ने नैनावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पद्मा ने नैनावती पर नजर रखनी शुरू की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पद्मा ने देखा कि नैनावती बच्चों की मिठाइयाँ चुरा कर खाती है और अपने बहू की साड़ियाँ चुराकर उसे बक्से में रखती है। उसने यह भी देखा कि रसोई में से सब्जियां बाहर लेके आकर अपने कमरे में रख देती है। इन एक हफ्ते में पद्मा को नानावती के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। एक दिन जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, पद्मा ने सोचा, हाँ, यही सही वक्त है कि इस घर में क्या हो रहा है वह बात सबको पता चले। नैनावती, सुनाइए, क्या वो बॉक्स आप मुझे लाकर दे सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? ऐसा कहकर पद्मा नैनावती के कमरे में जाती है, पर नैनावती पद्मा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, पर वह पीछे हो गई। इधर पद्मा ने बक्सा जैसे ही सबके सामने खोला, सब लोग दंग रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और पैसे भी थे। वह यह सब अपने परिवार वालों से चुराया करती थी। नैनावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं
तुम्हारे पोता पोती, ये तुम्हारा अपना परिवार है, ये किसी और का नहीं है। ये तुम्हारे सब अपने हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रही हो वो सही है? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे आपसे हमेशा परेशान रहते थे। आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं, और आपको ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने हम सबको कितना परेशान किया है। माँ जी, आपने हमें पुष्पा के बारे में बताया था। वो हमारी कितनी पक्की सहेली थी। आपकी वजह से अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? नैनावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए देखकर बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने इसके लिए सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद से नैनावती अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी, अपने बहुओं का भी ख्याल रखती थी और उनके साथ खाना भी बनाती थी। ऐसा सब देखकर पद्मा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते नैनावती बदल गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी छोटी सी जिंदगी में संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए।